नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट शख्सियत के हमारे मेहमान हैं, यूँ कहें कि पहली मेहमान है श्रीमती अलकाजी सैनी। अलकाजी सैनी बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो भी महिला विंग की। इसके अलावा ढेर सारे उनके पास पद है, प्रादेशिक स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के। पूरे देश भर में सैनी समाज की महिलाओं को एकजुट करने के साथ ही संपूर्ण सैनी समाज के लिए काम करती दिखाई देती है। लगातार 2 दशक से समाज सेवा का ये सफ़र निरंतर जारी है। अलका जी, आपका बहुत सारा स्वागत है, आत्मीय अभिनंदन है। धन्यवाद। किस तरह से शुरुआत हुई है खासतौर से समाज सेवा की, इस विषय में हम चर्चा तो करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं आपके जन्म से। कहाँ आपका जन्म हुआ, किस तरह का परिवार आपको मिला, कैसा बैकग्राउंड मिला और किस तरह आप आगे बढ़ती चली गई? बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए और मेरे बारे में बात की, क्योंकि मेरे बारे में बात करना मतलब महिलाओं के बारे में बात करना, सही कहा। उनके जीवन से जुड़ी हुई बातें, उनके संघर्ष की, उनकी सोच की, उनकी चाह की बात करना। बिल्कुल सही कहा। तो बस बेटी मैं बुंदेलखंड की हूँ जी। बुंदेलखंड यानी बुंदेलखंड का नाम आते से ही सीधे झांसी की रानी याद आती है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो छतरपुर, उस जगह वहाँ छतरपुर है मध्य प्रदेश में जी। छतरपुर जो कि यूपी से बहुत लगा हुआ है। बिल्कुल सही। छतरपुर छोटा सा जिला था, तब भी वहाँ कॉलेज था जी। तो आज भी प्रोग्रेस में तो है, पर बुंदेलखंड का जो एरिया है वो थोड़ा सा ड्राई है और लोग कहते हैं बुंदेलखंड के कि 100 डंडे और एक बुंदेलखंडी। बिल्कुल सही कहा। तो वही बात आप माइल्या की देवी की नगरी में आकर भी चरितार्थ कर बैठी है। जी जी जी। तो मेरे पिता भी शुरू से उनके कार्य को मैंने देखा कि वो कुछ और थे, कुछ बनना चाहते थे, लेकिन जो चाहते थे उन्होंने सरकारी नौकरी के साथ भी लोगों के लिए मैं देखती हूँ सहायता करते थे, हेल्प करते थे। वो डॉक्टर बनना चाहते थे, वो डॉक्टर नहीं बन पाए, तो उन्होंने सीख के, और ज़रूरतमंद लोगों की रोज़ एक लाइन रहती थी, 8-10 लोग तो खड़े ही रहते थे कि ये चीज़ की दवा चाहिए, सलाइन चढ़ाना है, इंजेक्शन लगाना है, ये सारी चीज़ें मैंने फादर को करते हुए देखा। और उस चीज़ को बहुत प्यार से उनके कर्म को बहुत प्यार से सहेजा मेरी माँ ने। बहुत अच्छी बात। तो वो बहुत ही सरल, सहज और बहुत प्यारी महिला थी जी। जितने प्यार से उन्होंने बच्चों को बड़ा किया, क्योंकि हम लोग 6 भाई बहन थे। और पर उनकी तरफ से भी जो कार्य हम देखते थे कि अगर किसी को बाहर वाले को कोई चीज़ देनी है, जैसे त्योहार पे अपने यहाँ कुछ आता है, पहले हमारे यहाँ आप लोग देखेंगे कि हर दिवाली, दशहरा, होली, इस पर नाश्ता एक दूसरे के यहाँ घरों में जाता था। बिल्कुल है ना, ये हमारी संस्कृति है। तो कई बार हम लोग ये कहते थे ये बहुत अच्छा नहीं है, तो हम ये जो घर में काम करने वाली है उसको दे दें हम। तो मम्मी ये कहती थी कि नहीं, ये उसको नहीं देना है जो हमने बनाया है, क्योंकि उसको लगना चाहिए हमने ये बनाया है, तो ये वही चीज़ उसको देना है जो आप खा रहे हो, जो आप अपने लिए बना रहे हो। तो बस यही सोच थी कि जो मेरी सोच है, मेरे घर वालों ने जो मुझे एक तरह से संस्कार देकर पाला पोसा कि जो हम चाहते हैं वही दूसरों के साथ करें। बिल्कुल सही कहा। तो कहीं ना कहीं ये बात जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो सेवा कार्य के माध्यम से मेरे बीच में आई, मेरे साथ आई। खासतौर से आपकी स्कूलिंग की बात करना चाहेंगे, किस तरह का एजुकेशन हुआ? सरकारी स्कूल में हमने पढ़ाई किया और बहुत मतलब इतना खूबसूरत दिन थे वो कि सरकारी स्कूल में उन दिनों पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी और उसके साथ साथ खेल और बाकी एक्टिविटी भी होती थी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मंच पे आना, बोलना, कुछ नाटक करना विषय पर, जो उस समय सेंसिटिव विषय थे। जब मैं समझती हूँ कि जब मैं पढ़ती थी 72-80 के समय, आफ्टर 47 ईयर पहले। हाँ बिल्कुल सही कहा। तो स्कूल में पढ़ती थी जब मैं, तो हम लोग ये देखते थे कि अनपढ़ लोगों को कितनी दिक्कत होती है, ये सारी चीज़ें। तो ऐसे करके हम लोग उस समय नाटक भी किया करते थे। उस समय सहकारिता शुरू हुआ था, तो सहकारिता विषय बच्चे कैसे समझें, ये आफ्टर 10th में हमने सीखा। फिर साइंस सब्जेक्ट था 11th तक, उस समय 11th तक हुआ करता था, फिर कॉलेज रहता था, उस समय 12th नहीं हुआ करता था। तो साइंस फेयर में जाना है तो मॉडल बनाना है, तो मॉडल कैसे बनाना है, प्रकृति से संबंधित बनाना है, कि कहीं ना कहीं दोहन तो शुरू हो चुका था प्रकृति का। तो
यूज़ किए हुए पानी को ऐसे कैसे यूज़ करके आप कर सकते हैं, धुएं को, प्रदूषण को कैसे कम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें एक सोच थी, अच्छा साथ था, और बहुत अच्छे शिक्षक, टीचर्स आपके बहुत अच्छे थे उन दिनों। मैं समझती हूँ कि टीचर बहुत मेहनत किया करते थे, गवर्नमेंट बच्चों का भी समर्थन जो होता है जी हाँ काफ़ी अच्छा होता तो उनकी हर नज़र रहती थी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं टीचर्स को भी देख के समझा है कि जो बड़े हैं हमारे, उनको किस तरह काम करना चाहिए और कहाँ नज़र होना चाहिए, ना केवल शिक्षा, बाकी चीज़ों के लिए भी। बिल्कुल सही कहा। ये स्कूली आगे की बात करें यदि सफ़र के आपके, तो आपका अगला सफ़र तो जीवन का सफ़र तो आपका स्टार्ट हो ही गया होगा, और इसी के साथ फिर आप आगे बढ़ती चली गई समाज सेवा के क्षेत्र में। वो कौन सा दिन था, किससे प्रेरणा मिली आपको? क्योंकि आप जिस समाज को बिलोंग करती हो, कहीं ना कहीं पूरे राष्ट्र उनको बिलोंग करता है और साथ ही उनको अपना प्रेरणा मानता है, खासतौर से शिक्षा के क्षेत्र में। तो कितने प्रभावित रही ज्योतिबा फुले साहब से, सावित्रीबाई से? बहुत आपने सम्मानीय नाम लिया है कि जिनका नाम सुन के इतना गौरव आ जाता है कि हाँ, मैं उस समाज से हूँ जिस समाज में महात्मा ज्योतिबा फुले ने जन्म लिया। और वो कहते हैं ना कि अगर आपको दूसरों को कुछ करना है तो पहले घर से शुरुआत करनी चाहिए। तो ज्योतिबा फुले जी ने जब नारी शिक्षा की बात की, उन्होंने सभी शिक्षा के लिए बात किया। उन्होंने लोगों से कहा कि आप बेफजूल खर्च नहीं करें, आप पूजा पाठ से लेकर जो भेदभाव था उन सबको समझाया और शिक्षा की बात की। फिर उन्होंने सोचा कि नारी शिक्षा, स्त्री शिक्षा तो देखा कि उनकी खुद की पत्नी जो 13 वर्षीय है, 9 वर्ष की उम्र में शादी हुई थी, 13 वर्ष की हो गई थी, और ज्योतिबा फुले 16 साल के थे। 16 साल का एक समाज सेवी, आप ये सोचें कि बच्चा ही होता है। उन्होंने ये जब बात तय किया, नहीं मैं शिक्षित हूँ, साथ में उन्होंने उनको अनपढ़ स्त्री को शिक्षित किया। सावित्रीबाई फुले जी शिक्षित होकर ना केवल एक समाज सेवी महिला बनी, कदम से कदम मिलाकर उन्होंने ज्योतिबा फुले जी का साथ दिया, बल्कि एक बहुत अच्छी कवित्री बनी। अगर उनको शिक्षा नहीं मिलती तो समाज सेवी के साथ साथ एक कवित्री भी दम तोड़ रही होती। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ऐसे कुछ वो थे। और मेरे ससुर जी इंदौर में जब थे तब उन्होंने एक चीज़ किया था कि समाज बहुत गरीब है, साधारण परिवार के हम लोग सभी लोग हैं समाज के, तो बड़े बड़े जो बर्तन होते शादी ब्याह में, क्योंकि पहले घरों से शादियां होती थी, तो बड़े बड़े बर्तन 5 पंच बनाए, जिसमें समाज के सभी शाखा, कुशवाहा, मौर्य, हाडिया और विभिन्न माली, चाहे राजस्थान माली हो, चाहे मेवाड़ा माली हो, चाहे गुजराती रामी माली हो, चाहे दूसरे माली हो, सभी लोग एक उस पर बैठेंगे, एक जजम पर बैठेंगे और ज़रूरत की चीज़ें इकट्ठी करेंगे और जो जब जिसकी यहाँ ज़रूरत होगी वो ले जाएंगे। तो ये चीज़ मेरे ससुर जी ने शुरू किया था। यहाँ इंदौर में छावनी शाखा जो है वो मेरे ससुर के द्वारा शुरू हुई। तो उनकी वो बात मेरे दिमाग में थी। जब बच्चे थोड़े से बड़े हुए, जब मेरी आवश्यकता उतनी ज़्यादा बच्चों को नहीं थी, तब मैंने सोचा अब मुझे काम करना चाहिए। मैं समाज के क्षेत्र में जब भी कोई कार्यक्रम होते थे जाकर देखती थी तो बड़ी दयनीय स्थिति दिखती थी कि इंदौर की तो कोई महिला है नहीं, बाहर से कोई एक आध महिला आई है, उसको भी कॉर्नर की लास्ट सीट मिल रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो उस चीज़ को लेकर जो कसक एक थी कि नहीं, लोगों ने जब सबने कहा, क्योंकि मैं पत्रिकाओं में कुछ कुछ लिखती थी, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे आध्यात्म के रूप में हो, थोड़ा थोड़ा मेरे कॉलम हर मैगजीन में आते थे। 20 साल पहले की बात है। तो फिर राजस्थान से सावित्रीबाई फुले संगठन चलाने वाले मोती बाबा हैं, उन्होंने मुझे ऑफर किया कि नहीं बेटा आपको तो आना ही होगा। फिर हमारे ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज के संगठन से मुझे आमंत्रण मिला। फिर अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा जो कि 107 साल की हो गई है, बहुत पहले से वो कुशवाहा महासभा बिहार और उत्तर प्रदेश से उसका प्रादुर्भाव हुआ और वो संगठन ने पूरे देश में आज भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे संगठनों से मैं जुड़ी कि जहां लोग ऑलरेडी समाज सेवा कर रहे थे बरसों बरस से, लेकिन उसमें महिलाओं का अभाव था या कहीं ना कहीं महिलाएं आती भी थी। तो बहुत टाइम बाद अभी अगर ये देखें तो जब महिलाओं का कोटा फिक्स हुआ, बिल्कुल 33% का, जब एक बड़ी मजेदार सी बात है, बिल्कुल बताइए। आधी आबादी है हम, आधी आबादी है ना जी, बराबरी के हिस्से का काम करते हैं। आप बाहर काम करते हैं, महिलाएं घर पूरा संभालती हैं और बहुत सी चीज़ों में साथ देती हैं, परिवार को बनाती हैं, बिल्कुल सही, है ना। आधी आबादी 50% को 33% आप कोटा दे रहे हैं जी, है ना जी। और जब अधिकार देने की बात आती है तो आप बगले झांकते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो
ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मंच पर भी आज देखते हैं हम कि मंच जब हम बैठते हैं तो सेंटर में बैठे हैं, धीरे धीरे हमारे तथाकथित पुराने समाज सेवी, नए समाज सेवी, नेता समाज के जब आने लग जाते, महिलाएं कॉर्नर पे खिसकने लग जाती हैं। मुझे एक ही लगता है कि क्यों नहीं कम से कम 33% तो मंच का हिस्सा दे दो ना। बिल्कुल सही बात है। तो मैं यही महिलाओं से कहना चाहती हूँ, आगे आओ, आप पढ़े लिखे, आपकी डिग्री कोई महत्व नहीं रखती, मेरा ग्रेजुएशन भी नहीं है, लेकिन सोच तो रखो। बिल्कुल सही। सोच के लिए सावित्रीबाई फुले जी ने कोई डिग्रियां नहीं हासिल की थी। सही बात है। और मैं ये समझती हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं, चाहे बहुत बड़े हम साइंटिस्ट को देखें, चाहे हम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल में बात करेंगे, एग्जाम्पल की तो बहुत बड़े, तो डिग्री काम नहीं करती हैं। आपका कार्य, आपका सोच, आपकी सोच की दिशा, आपकी दिशा और आपकी सूक्ष्मता, कि आप कितने उस सूक्ष्म पॉइंट पे आप सोच सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। और महिलाओं के लिए ये क्षेत्र तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो हमेशा चिंतन ही करती हैं कि काश मैं ये कर पाती। बिल्कुल सही, काश मैं ये कर पाती। तो समाज की, हर समाज की महिलाओं के लिए मैं यही कहती हूँ कि मत सोचिए काश मैं ये कह पाती। आज एक 60 साल की महिला जब ये सोचती है तो वो क्यों नहीं 40 साल की अपनी बहू को मंच देने की कोशिश करती है सामाजिक तौर पर। वो क्यों नहीं अपनी बेटी को तैयार करती है कि नहीं बेटा आप भी जाओ, आप भी काम करो, आप भी एक सोच दो, आप भी एक प्रोग्राम अगर कोई हो रहा है समाज का तो उसमें महिलाओं की कुछ ना कुछ भागीदारी, एक मंच तक जाने की, उनका मंच की सज्जा से लेकर आजकल तो सामूहिक विवाह और परिचय सम्मेलन हो रहा है, उसमें महिलाओं की सहभागिता हो। तो यही बात मैं समाज के मंचों से कहती हूँ, यही महिलाओं से कहती हूँ आने के लिए। और यही एक कारण था कि मैं समाज के क्षेत्र पर, सामाजिक मंचों पर लगातार मेरी उपस्थिति भी रही और कोशिश मैंने की है। आई हूँ तो फिर पीछे नहीं पलटूंगी। बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से आदर्श मान लिया आपने सावित्रीबाई फुले को और उनसे प्रेरणा लेकर जिस तरह से काम करना स्टार्ट किया, कहीं कहीं माँ अहिल्या की नगरी में आपको खूब पहचाना जाता है, अलग अलग मंचों पर, अलग अलग स्थानों पर आपको देखा जाता है। ऐसा कोई मंच नहीं है जो आध्यात्मिक और सामाजिक हो, प्रमुखता से आपकी उपस्थिति नहीं रहती हो। आखिर आप कितने संगठनों का दायित्व आपके पास है? आप स्वदेशी जागरण मंच से भी जुड़ी हुई, आप विभिन्न विभिन्न संगठन के संरक्षक भी है, कितने मुझे तो याद भी नहीं रह पाते, बताइए। समाज के जितने संगठन हैं निश्चित तौर पर, क्योंकि 20 साल से काम कर रही हूँ, तो साथ में काम करते करते, और शायद उनको इस जगह लगता है तो संरक्षक हैं या महिला संगठन के या कुछ पेड़ी चल रही है हम लोगों की, तो उसमें कि मार्गदर्शन आपका मिलना चाहिए। ऐसे तौर पर सामाजिक सेवा के काम करने के लिए तो लायंस क्लब के से भी बहुत अच्छा हमने सीखा है, क्योंकि उस क्लब में एक लायंस हो या दूसरी ऐसी कुछ संस्थाएं जो काम कर रही थी मूक बधिर बच्चों के लिए, तो वृद्धाश्रम के लिए, तो उन सब से जुड़ के भी कार्य किया है। और वहाँ कार्य करने से लगता है कि मुट्ठी सचमुच बहुत छोटी है, यहाँ आवश्यकताएं ज़्यादा हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को प्रेरित किया, क्योंकि कम से कम अपने समकक्ष जो लोग हैं वो लोग तो ये कार्य में आगे आए। पर सही लोगों को जब लोग कार्य करते देखते हैं तो निश्चित तौर पर वो अपना सहयोग भी देते हैं, और हम लोग सामाजिक क्षेत्र में और जरूरतमंद के क्षेत्र में भी अच्छे से कार्य करते हैं। जिस तरह से सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय जागृति मंच के राष्ट्रीय महासचिव बतौर भी आप काम करती है, पूरे राष्ट्र भर में आपको घूमना पड़ता होगा, भ्रमण करना होता है, किस तरह महिलाओं को जोड़ती है, समाज को जोड़ती हुई क्या एक्टिविटीज़ होती है इसमें? हम लोग समाज के सारे मंच, चाहे वो ऑल इंडिया सैन्य सेवा समाज का मंच हो, चाहे अखिल भारतीय कुशवा महासभा हो, और चाहे ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले जागृति मंच हो, बिल्कुल इस मंच, तीनों मंच के माध्यम से जब भी जिस मंच से भी हम लोग जाते हैं तो उनको जो भाई लोग हैं उनसे हम एक ही उदाहरण देते हैं कि अगर आप ज्योतिबा फुले जी के सिद्धांतों को मानते हो तो फिर उनके दूसरे सिद्धांत को कैसे भूल रहे हो। बिल्कुल सही। तो जो योग्य बच्चे हैं, जो बच्चियां, सटीकता से बात कहते हो आप। हाँ, एक इसी बात पर एक आपको मैं 2 लाइन सुनाना चाहूँगी। लगभग 15 साल पहले की बात है। हमारा राजस्थान माली समाज जो है वो व्यापार के तौर पर भी बड़े शहरों में है, बिल्कुल सही। चाहे वो साउथ में हो, साउथ में हैदराबाद, बेंगलोर, जैसे अपने इंदौर में मारोठिया है, ऐसा हमारे माली समाज का मार्केट है। दक्षिण में काफ़ी सक्रिय, जी हाँ। और मुंबई में भी काफ़ी बड़ा संगठन है। परेल में इतना बड़ा कार्यक्रम होता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। 5-5 लाख की पगड़ी बनती है, वो कंट्रीब्यूशन समाज में जाता है। बिल्कुल। तो वहाँ
ये 15 साल पहले की बात है। एक बा साहब उठ के खड़े हुए, वो काफ़ी रिच फैमिली से थे, उन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट दिया था और लगभग उनका कंट्रीब्यूशन हमेशा था कि समाज के हर कार्य में उनका योगदान था, वहाँ की धर्मशाला से लेकर स्कूल से लेकर हर जगह। बा साहब ने उठ के कहा, कसम खाओ छोरियान ने जीन्स नहीं पहरवा देंगे, टी शर्ट नहीं पहरवा देंगे, यह सब कसम खानी पड़ेगी थारे। मैं उसी समय मंच पे खड़ी हाथ जोड़े, मैंने कहा बा साहब माफ़ करना जी, हम बिल्कुल कसम खाएंगे। एक कसम आप सभी लोग खा लो कि आप लोग भी धोती और पजामे के अलावा जीन्स पैंट और ये सब चीज़ें आप लोग भी नहीं पहनोगे। मेरी सारी बेटियां जितनी यहाँ बैठी हैं जीन्स उसी समय छोड़ देंगी, सब आग लगा देंगी जीन्स को। मैंने कहा बात बराबरी की कर लो बाबा, सारी वर्जनाएं, सारे संस्कृति के नाम पर थोपना, ये सब महिलाओं के लिए ही रह गया है। बिल्कुल, कम से कम कुछ चीज तो सीता बनने की उम्मीद करने वालों राम भी तो बन जाओ। बिल्कुल सही कहा, कुछ त्याग तो आप भी करो। हाँ। आप स्वदेशी जागरण मंच से भी जुड़ी हुई, किस तरह का कार्य होता है, काफ़ी एक्टिव है आप, लगातार आपको लेके फीडबैक मिलता है शहर में, भले ही आप इंटरव्यू देने से हमेशा बचती है, अपने बारे में बताने से बचती हैं, कहने कि मीडिया से भी दूर ही रहने का आपका कार्य होता है, क्योंकि आयोजन में सक्रियता दर्ज कराती है, बड़े बड़े आयोजन में दिखाई देती है। सामाजिक समरसता के क्षेत्र में आपका काफ़ी काम देखा जाता है, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, संस्कृति हमारी देश की है जी, वो संस्कृति इतनी गौरवशाली है जी, तो सामाजिक समरसता से विषय में चाहे किसी भी समाज का कोई भी कार्यक्रम होता है, निश्चित तौर पर हम लोगों को सबको एक दूसरे के साथ शामिल होना चाहिए। बहुत खूबसूरत कार्यक्रम होते हैं, बहुत और ना शामिल हो तो उस बात का दुख भी होता चाहे वो हमारे अनंत चतुर्दशी के कार्यक्रम, डोल 11 के कार्यक्रम हो, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं। गुरु नानक जयंती का इंदौर में इतना बढ़िया बहुत सारे चल समारोह निकलते हैं, जैन समाज के निकलते हैं, अग्रवाल समाज का निकलता है, तो ये हमारे शहर की भी शान कहूँगी मैं, क्योंकि इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश का एक ऐसा शहर है कि औद्योगिक क्षेत्र से लेकर इन सब बातों के लिए भी अपनी एक खासियत रखता है, अपने धर्म और अपनी संस्कृति के लिए काफी बड़ी पहचान, संस्कृति को इंदौर ने सहेजा हुआ है। और बात जब देश की आती है तो स्वदेशी जागरण मंच, मैं इस मंच से सिर्फ एक स्वदेशी भावना को लेकर जुड़ी हूँ, क्योंकि ये भाव मैंने अपने पिता से सीखे हैं। वो बड़े बात करते थे, देश के लिए कोई भी बात होती हम लोग उनसे बात करते थे। मेरी माँ उस समय 10th तक पढ़ी हुई थी, तो वो भी बहुत सारी चीज़ें हमें बताया करती थी कि क्या होता था, कैसे हमें आज़ादी मिली, ये सारी बातें। और मेरी दादी भी बड़ी दुबली पतली लंबी काया की महिला थी, बहुत स्ट्रांग महिला थी मेरी दादी, ऊर्जा से ओतप्रोत दिखती थी। तो वो जब बात करते, मतलब वो बाहर बैठ जाती तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई रुक जाए। और बुंदेलखंड क्षेत्र तो हमारा डाकुओं का क्षेत्र था, तो कई बार पहचान वाले डाकू भी आ जाते थे, क्योंकि मेरे पापा उनको इंजेक्शन लगाने से लेकर सलाइन चढ़ाने जब वो घायल होते थे तो ये काम भी करते थे। क्या बात है, बड़ी डिस्क्लोज कर दी आपने बातें। नहीं, वो चीज़ एक है, क्योंकि डॉक्टर कभी पेशेंट को देखता नहीं है कि वो किस रूप में पेशेंट है। जी, सही बात है, तो ये चीज़ थी। तो जब देखा स्वदेशी जागरण मंच, तो स्वदेशी जागरण मंच का जो कार्य थे कि वो जब इंदौर में शुरू हुआ, मेले से शुरू हुआ, उस मेले में हमने जाना शुरू किया। अरे वाह, अपने देश में इतनी चीज़ें हैं, अपने शहर में इतनी चीज़ें हैं, अपने मालवा प्रांत में, प्रदेश में इतनी चीज़ें हैं, और उन संस्कृतियों को भूलकर हम किन मिचमिची आंखों वालों के सामान में जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, मतलब देश को हम सटीक टिप्पणी है आपकी, मिचमिची किन लोगों के हाथ में हमने अपनी स्वतंत्रता दे दी, किन हाथों में अपनी पूरी व्यवस्था दे दी, रोजगार दे दिया, अपने रोजगारों को खत्म कर दिया। बिल्कुल सही कहा। तो स्वदेशी जागरण मंच पूरे देश में हमेशा से ये जागृति, ये जन जागृति देता था कि बात देश की करिए। बिल्कुल, पार्टी कौन सी पार्टी है, कौन सा, ये सब चीज़ों से दूर हटकर इस मंच ने हमेशा गांधी जी की उस बात को ध्यान में रखा कि बस मेरा देश स्वदेशी है, और भारत छोड़ो अंग्रेजों, ये बात भी गांधी जी ने शुरू की थी। और गांधी जी ने ही कहा था कि सिर्फ और सिर्फ मैं स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करूंगा। तो गांधी जी की उस बात से, मतलब मैं अभी बोल रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वो चीज़ मैंने एक तरह से देखा जाए तो घुट्टी में पी है। बिल्कुल, कि गांधी जी की बातें, उनके कार्यों को भले ही कुछ मत अलग हो, पर वो सब चीज़ों की परवाह नहीं है, जो किया है वो सामने है। बिल्कुल सही कहा, वो सामने है गांधी जी की। तो गांधी जी की उस बात को लेकर माननीय दत्तीपंत ठेंगड़ी जी ने जब
30 साल पहले देखा कि कहीं ना कहीं हम अपने व्यापार व्यवसाय में अपना देश दूसरे देशों को अपनी उंगली पकड़ा रहा है, वो इतने दिव्य दृष्टा थे राष्ट्र ऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी जी। उनके बारे में जो कहा जाए, देश की सोच के उन्होंने जो सोच लिया था, जो आज हो रहा था, वो 30 साल पहले उन्होंने देख लिया था। तो उन्होंने कहा था कि आप उंगली थमा रहे हो, ये पूरा हाथ खा जाएंगे, आपका शरीर खा जाएंगे। आज मेरे देश का पूरा शरीर ये चाइना खा गया है। आज लद्दाख सीमा पर क्या स्थिति बनी हुई है। आज हमारे देश का एक छोटा छोटा जो कुटीर उद्योग है, छोटे से धंधे थे, छोटे से काम से लेकर बड़े कल पुर्जे बनाने से लेकर, बड़े कारखाने से लेकर, पेट्रोलियम उद्योग से लेकर, हमारा BSNL से लेकर, बिल्कुल सही कहा, हमारी कृषि से लेकर सबको खा गए। बिल्कुल सही कहा। चीन उसमें प्रमुखता से है और भी बाहर का आयात है, जिसने हमारी संस्कृति को, आज इंदौर कपड़े के मामले में क्या मिले थी, कहाँ गई वो, कौन ने, किसने खाया? कहीं ना कहीं बाहर का कपड़ा आया, सस्ता आया। और जब सस्ती चीज़ें दिखती हैं तो मार्केट से वो जो भारी सामान जो देश का बना हुआ था उसको किसी ने लिया ही नहीं, वो अटाले में चला गया और सस्ता चमकता हुआ प्लास्टिक का कम उम्र वाला ऐसी चीज़ों से पूरा बाजार पड़ गया, उसे खरीद लिया। छोटे गांव से लेके बड़े शहर तक जो छोटी दुकानें थी, ये चीज़ अभी कहते हैं ना, कोरोना काल आया, इस आपदा ने आंखें खोल दी हैं पूरे देश। बिल्कुल सही कहा। जो बात स्वदेशी जागरण मंच वर्षों से कह रहा था जी कि चीन क्या कर रहा है, दूसरे देश की बहुत सी योजनाएं हमारे देश को कहाँ खोखला कर रही हैं, बिल्कुल सही कहा, हमारे युवाओं का रोजगार खा रही हैं, हमारे देश को जैसे चीनी होती है ना, शुगर जैसे एक पार्ट खत्म करती है बॉडी का, ऐसे ही चीनियों ने अपना सामान भेजकर कम कीमत का हमारे देश को खोखला कर दिया, अर्थव्यवस्था खोखली कर दी हमारे देश की। जिस तरह से आप फिर लौट के आएंगे आपके व्यक्तित्व पर, बतौर जिलाध्यक्ष 2001 में आप बनी माली समाज की, उसके बाद में राष्ट्रीय लेवल पर आप इतनी परिदृश्य के रूप में, वैभव के रूप में छाई, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ती गई आपकी वैचारिक क्षमता बढ़ती चली गई। क्योंकि आपका शुरुआत से ही आपने जिस तरह पहले भी बताया कि दादी हो या माँ हो, उनसे चर्चा करना, पिता से चर्चा करना, और बिल्कुल प्रैक्टिकली सीख जितने मिलती चली गई आपको। एजुकेशन आपका भले ग्रेजुएशन नहीं हुआ, लेकिन बाकी सारे एजुकेशन आपके हो गए, उपयोगिता वाले एजुकेशन हो गए, आपको राष्ट्र चिंतक के रूप में भी आप पहचानी जाने लगी है। स्वदेशी मंच के माध्यम से जिस तरह से आप खूबसूरती के साथ में आप राष्ट्र की चिंता करती है, अर्थव्यवस्था को लेकर बोलती है, अन्य रोजगार को लेकर बोलती है, वाकई सुनते रह जाते हैं। भले ही हमारा इंटरव्यू थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आप जिस तरह से बोल रही हैं उस तरह से सुनना हर किसी को पसंद आ रहा है कि सच्चाई बोल रही है। हर भारतीय, हर राष्ट्र प्रेमी व्यक्ति इस तरह की बातें सुनना चाहता है, और कहीं ना कहीं अमली जामा भी इस पर पहनाना चाहता है। जो नहीं पहना पाते वो भी इन बातों को, आपकी बातों को सुनकर एक सीख के रूप में ज़रूर लेंगे। आपने क्यों पॉलिटिक्स ज्वाइन की? जिलाध्यक्ष बतौर काम करते करते आप राष्ट्रीय परिदृश्य में छा गई, उसके बावजूद भी आपने एक सीमा बांध के रखी कि राजनीति से दूर। आखिर क्यों? देखिए, सामाजिक कार्य करना, समाज के कार्य करने में हम आसानी से सबके पास पहुंच सकते हैं। कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स वाला हो, किसी से भी समाज की किसी व्यक्ति का काम है, जरूरतमंद का काम है, किसी भी क्षेत्र का काम है, हम हर व्यक्ति से बोल सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। और काम करने का एक ही मतलब मैं समझती हूँ कि राजनीतिक क्षेत्र में जाना तो नहीं होता है जी। हम सामाजिक तौर पर भी बहुत अच्छे से कार्य कर सकते हैं, है ना। तो यही एक सोच थी कि ज़रूरी नहीं है राजनीति, और वैसे भी हम काम कर सकते हैं। और वैसे भी आपने सामाजिक परिदृश्य में काम करते करते भी बहुत सारे अचीवमेंट्स पा लिए, वो क्या क्या है, सुना दीजिए। देखा जाए तो सामाजिक सारे जो एक पुरस्कार मिलना चाहिए जी। एक तौर किसी भी मंच से, हर मंच से, हमारे सामाजिक मंच से तो पुरस्कार मिला ही है। लॉयंस इंटरनेशनल से भी मुझे मिला है सम्मान, मेलविन जोन्स फेलोशिप मिला है मुझे, MJF कहते हैं। और MJF जब मैंने लॉयंस वालों को बताया कि MJF का मतलब एक और होता है, महात्मा ज्योतिबा फुले। गुड, शानदार।
कहीं ना कहीं एनर्जी से भरता है ये नाम। मतलब राष्ट्र को दिशा देने वाले व्यक्तित्व का जब नाम लेते हैं तो उनके नाम में इतनी ताकत है। देखो सावित्रीबाई फुले ने जो दिशा दी शिक्षा के क्षेत्र में, खासतौर से महिलाओं को, उनके नामों में कितनी एनर्जी है। तो सोचिए कि उनमें कितनी भीतर से भरी होगी, जिन्होंने पूरे राष्ट्र को बगैर किसी मीडिया के दिशा दे डाली। बिल्कुल आज हमें छोटी सी बात कहीं बोलना होती है तो हम मीडिया का सहारा लेते, पत्रों का सहारा लेते, समाचार पत्रों का सहारा लेते। आखिर उनके पास क्या था, वो कौन सा गुण था, वो कौन सा आध्यात्मिक पावर था जिसके बल पे खूब उन्होंने ये दिशा दी। और आप जैसे व्यक्तित्व आज भी वो हमारे बीच में उनके विचारों से जब उनकी बातें होती है तो कहीं ना कहीं आश्रुधारा बहना शुरू हो जाती है। जिस तरह से आपको देख रहा हूँ, शांति हो जा रही है। आपने अखिल भारतीय कुशवा महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बतौर भी काम करे, इसमें किस तरह का काम होता है? हालांकि विभिन्न अंग है, अनुवांशिक अंग है समाज के। जी जो माली समाज है हमारा, वो अलग अलग शाखाओं में या अलग अलग सरनेम से पहचाना जाता है। बिल्कुल सही। कुशवाहा, हाडिया, मौर्य, गहलोत, भुजबल, मंच पे लाने का कार्य 100% हर जगह हम लोगों ने इनको एक मंच पर लाने का कार्य किया है। इसी तरह अलग अलग मंचों से इसलिए मैं जुड़ी हुई हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग एक दूसरे से मिलना जुलना नहीं करते थे। बिल्कुल। इनको एक मंच पे लाने का काम ये हुआ है कि अब रोटी के साथ साथ बेटी के संबंध भी होने लग गए हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि समाज एक दूसरे को समझ रहा है कि मेरा लेवल और मेरी शिक्षा, अगर हमारे बच्चों की शिक्षा, उनका मेंटल लेवल मिल रहा है तो शादियां हो रही हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। आप जो कह रहे हैं कि ज्योतिबा फुले जी, क्योंकि वो सच्चाई पर कार्य कर रहे थे, वो लोगों की बात सोच रहे थे, उन्होंने अपनी बात नहीं सोची, बिल्कुल, है ना। तो सावित्रीबाई फुले जी ने भी वही सोचा कि सबकी सोच, हर महिला की सोच। सावित्रीबाई फुले जी के साथ एक फातिमा भी जुड़ी थी जो उनके साथ शिक्षिका थी। तो मतलब यहाँ वर्ग जाति ये सब नहीं है, बिल्कुल। बात ये है कि जरूरत किस चीज की है आज। बिल्कुल सही बात। कि तकलीफ कौन सी। तो पुरस्कार में सावित्रीबाई फुले पुरस्कार भी मिला है, तो मुझे समाज रत्न पुरस्कार भी मिला है। शानदार। तो समाज सेविका के राष्ट्र जितने पुरस्कार होना थे, जितने सम्मान वो भी मिले हैं। और मध्य प्रदेश का रामजी महाजन पुरस्कार जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी ने मुझे दिया था, ये 2015 का पुरस्कार था जो मुझे 2018 में सागर में दिया था। ये पिछड़ा वर्ग से दिया जाता है, इसमें 1 लाख की राशि भी होती है। और सम्मान तो बहुत बड़ी बात है। रामजी महाजन जी ने समाज के लिए बहुत काम किया, तो ये सरकार ने शुरू किया है ये पुरस्कार, तो वो मुझे मिला है। और बाकी तो सब जगह आपके द्वारा इंदौर शहर में काफ़ी काम किया गया है। जिस तरह से ज्योतिबा फुले जी की प्रतिमा की बात की जाए या संत श्री सावतामाड़ी की प्रतिमा की बात की जाए, आखिर ये अभियान साइलेंट अभियान, एक योद्धा की तरह, एक वॉरियर की तरह आप अंदर ही अंदर चलाती रहती है, किस तरह संभव कर पाती सब? समाज में बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं जी, कुछ लोग होते हैं टांग खींचने वाले, वो सब जगह हैं जी। लेकिन जो अच्छे लोग हैं ना, वो अच्छे लोग अपने आप मिल जाते हैं जी। और एक अच्छे, जैसे अब समाज इंदौर इतना बड़ा है और यहाँ ज्योतिबा फुले जी की प्रतिमा लगानी ही थी जी। तो जब हमने बात मधु भैया से किया तो समाज के सभी संगठन जितने माली समाज के हैं सभी के लेटर भैया ने कहा दीजिए। फिर जगह उन्होंने बताई, फिर ताई उसमें शामिल भी हुई, ताई ने भूमि पूजन किया। ताई ने बड़ी अच्छी बात थी, ताई की बड़प्पन भी मैं कहूँगी इसमें। जब प्रतिमा का अनावरण होना था तो ताई को अनावरण करना था, बटन ताई को करना था, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज के माननीय इंद्रराज जी। तो ताई ने ये कहा कि नहीं नहीं, समाज का, माली समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद है, वही ये बटन दबाएंगे। बिल्कुल सही कहा, ताई का चिंतन है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है, उस चीज को कोई कभी भूल नहीं पाता है। बिल्कुल सही कहा कि आज मधु भैया बहुत पीछे खड़े थे जबकि सब कुछ करता धरता वो थे। लेकिन कुछ लोगों की एक बात होती है कि वो पीछे खड़े हो जाते हैं और काम इतने बड़े कर जाते हैं। तो मैं समझती हूँ ज़्यादा आगे आके बताना करना, क्योंकि आपका कार्य बोलता है, आपको इतना मुखर होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा। वो कहते हैं ना कि एक चुप से ज्यादा मुखर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा, कार्य तो है ही। मौन सबसे बड़ा शस्त्र होता है। मौन सबसे बड़ा, मौन सबसे मुखर है। बिल्कुल सही कहा। और गंभीरता यही दिखाई देती है, जो व्यक्ति कम बोलता है कई बार वो बहुत कुछ बोल जाता है, उसका कृतित्व बता देता है। क्योंकि जिस तरह से आपने कार्य किया लगातार, चाहे बेटियों की शिक्षा के क्षेत्र में हो, समाज के उत्थान की बात हो, समाज के लिए धर्मशालाएं बनाने की बात हो, क्योंकि मुझे लगता है इंदौर जैसे शहर में माली समाज से जुड़े हुए जितनी भी विंग्स हैं, सबकी अपनी अपनी धर्मशाला है। मुझे लगता है किसी भी अन्य समाज को
इतना ज़्यादा वो नहीं मिला है, हो सकता है कि आपकी सक्रियता का परिणाम हो, क्योंकि अगर समाज की एक विंग आगे बढ़ती है तो दूसरी विंग को भी मौका मिलता है कि अब हम भी कुछ करें बढ़ के, क्योंकि माली समाज ने इस तरह से ये वाला कार्य कर लिया। आपको बहुत सारी चीज़ें करने का मौका मिला है, क्या आपको अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ और बड़ा करना चाहिए? मैं समझती हूँ कि जो कार्य मैं कर रही हूँ इतने टाइम से जी। उन सब चीज़ों को दिखना चाहिए। अभी भी महिलाओं, मेरा एक ही विषय है महिलाएं। जी जी। महिलाओं को आगे आना, उनको उनका जो वो चाह रही हैं, जो वो कार्य कर सकती हैं, जो करना चाहती हैं, जो महिला जो कार्य करना चाहती है, हर घर से उसको उसकी स्वतंत्रता मिले। बिल्कुल सही। हर घर में एक पिता, ज्योतिबा फुले जी के रूप में पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे पति हो, वो होना चाहिए। ये अलका जी, आप एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने खूब काम किया है, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि आपको बहुत कुछ काम करना बाकी है। बिल्कुल सही बात है। काम, क्योंकि ये कार्य ऐसा है कि कहीं ना कहीं जागृति का है, कहीं ना कहीं अपने अंदर जो महिलाएं एक सोचती हैं, वो कहते हैं ना कि उठो द्रौपदी शस्त्र उठाओ, अब गोविंद ना आएंगे। क्या तो ये बात महिलाओं में, हर महिला अपने तौर पर जो करना चाहती है, क्योंकि सीमाएं और सारी चीज़ें वो अपने अंदर रखती है, वो जानते हैं उसे क्या करना है। कहीं अपवाद हो सकते हैं, मिसयूज हो सकता है, लेकिन हर किसी के साथ वो बात नहीं है। तो ज्योतिबा फुले के रूप में एक पति हो, पिता हो, भाई हो और समाज हो, मैं ये चाहती हूँ उनको पूरा अवसर मिले। बिल्कुल वो अच्छे से कर पाएँ। बस यही है कि जो कार्य मेरे सोचे हुए हैं, जो हमने करना चाहा, मेरे साथ एक बहुत अच्छा संगठन है, सारे संगठन हमारे बहुत अच्छे तौर पर यही चाह रहे हैं कि समाज सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर भी अपना एक वर्चस्व कायम करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जनसंख्या की दृष्टि से बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। 15 से 17% हमारी जनसंख्या है, तो ये एक बड़ी आबादी है। ये बड़ी आबादी कब तक दबी कुचली रहेगी? बिल्कुल सही कहा। तो जो लोग समझ रहे हैं संगठन समाज से, उन लोगों को आगे लाने की बात है। और जिस तरह का आपका आत्मविश्वास मैं देख रहा हूँ, समाज की एक एक महिला का आत्मविश्वास है, यूँ कहे कि पुरुष वर्ग की बात की जाए तो इतने आत्मविश्वास में क्यों नहीं दिखाई देता है? इतनी बड़ी शक्ति है, क्योंकि समाज की शक्ति जनसंख्या से होती है। राजनीतिक रूप से यदि आगे बढ़ना है तो मत उन्हीं मिलेंगे। मुझे लगता है कि जिस तरह की राजनीति भारतवर्ष में हो रही है समाज को आगे बढ़ाने की, और समाज ही अपने लीडर को चुनता है, ऐसी स्थिति में राजनीतिक घुसपैठ समाज की कम देखी जाती है। असलियत में होता क्या है कि राजनीति जो होती है ना, जब वो देखती कि एक समाज का व्यक्ति इस पार्टी ने दिया है, वो एक ऐसा व्यक्ति पैदा करके खड़ा कर देते हैं, समाज का होता है। उसी समाज का होता है। अच्छा। तो अब हम समाज के लोगों को इस चीज़ के लिए जागरूक कर रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति खड़ा है तो अपनी सारी ताकत उस व्यक्ति के लिए लगा दो। अब तो समझो कब तक टाट पट्टियां बिछा के हार माला लेके हाथ में खड़े रहोगे? हार पहनने की भी तो आदत डालो। बिल्कुल सही। क्योंकि वो तुम कर सकते हो, लेकिन अभी भी तुम हाँ जी और भैया जी ही करते रहोगे, ये मत करो। ये सबके लिए हमारा कहना है। वैसे आप बहुत बहुमुखी प्रतिभा की भी धनी है, जिससे सामाजिक क्षेत्र में आपके काम देखे जाते हैं। बड़े चिंतन के साथ में आप आगे बढ़ी है, काम किए हैं, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय परिदृश्य पर आपने अपनी पहचान बनाई, लेकिन आपने व्यक्तिगत रूप से भी बहुत सारे अचीवमेंट्स आत्मसात कर रखे हैं। भले वो म्यूजिक की क्षेत्र की बात हो, एज ए टेरो कार्ड के रूप में भी आपको पहचाना जाता है, उसकी भी आप बड़ी जानकार कहलाती है। ज्योतिष में भी आप महारत रखती है। आखिर इतना सारा समेटना, परिवार की भी जिम्मेदारी आपके पास है। 2 बेटियों को भी आपने पढ़ा लिखा के बड़ा करा दी है, उनकी तैयारी करा रही है अलग अलग एजुकेशन के क्षेत्र में। इतना सारा वर्क, टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे क्या मेंटेन होता है सब? एक्चुअली क्या होता है कि जब हम पढ़ते हैं, जब आपके बच्चे छोटे हैं तब आप सारी जानकारियाँ ले रहे हैं। मैं महिलाओं से आज भी कहती हूँ कि टीवी सीरियल पे सास भी कभी बहू मत देखना। ये जो कौन से सीरियल, उसकी जगह न्यूज़ देखना शुरू करो, तो आप बच्चों से आपके बात कर पाओगे। तो थोड़ा सा यही एक सोच था, क्योंकि स्कूल में और स्टार्टिंग कॉलेज फर्स्ट ईयर में ही ये सब चीज़ें देखा कि आप गेम्स में हैं। मैं हॉकी प्लेयर हूँ, स्टेट लेवल पर मैंने खेला है हॉकी, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल। ये तीनों गेम मैंने खेले हैं। गेम सेक्रेटरी भी रही हूँ मैं अपने स्कूल में। और
ये सब चीज़ें जो रहती हैं, तो आपकी जब आपको लगा कि हाँ अब घर की जिम्मेदारी है, 2 बेटियां 1 बेटे को बड़ा करना है आपको, तब आप इन सब चीज़ की स्टडी कर रहे हो, आप इन सबको पढ़ रहे हो, इन सबको आप देख रहे हो। और फिर जब मौका मिला जी, तो मैं शुरू से आध्यात्मिक हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी माँ भी हम लोगों का नियम था डेली मंदिर जाना है, पूजा करनी है। तो उस चीज़ को जब बढ़ावा अपने अंदर बढ़ावा दिया, क्योंकि हमें खुद को ही कुछ करना होता है। मतलब किसी अहिल्या के लिए राम को मत ढूंढो, अहिल्या को खुद को ही अपने स्वरूप में आना पड़ेगा, अपने स्वरूप में आना पड़ेगा। तो उस स्वरूप को गठन करना, उसको बनाना, तो जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए तो उस समय मैंने रेकी सीखी। तो मैं रेकी हीलर हूँ। मैंने क्रिस्टल हीलिंग सीखी, जो सेमी प्रेशियस स्टोन्स होते हैं उनके उपयोग, उनकी हीलिंग के लिए उनके उपयोग। फिर ज्योतिष सीखा, 3 साल कोर्स किया, बिल्कुल कॉलेज हम लोग गुजरात इसमें क्रिश्चियन कॉलेज में हम लोग एग्ज़ाम देने जाते थे। बहुत अच्छा वो टाइम भी था, काफ़ी सीनियर लोग रहते थे। ज्योतिष सीखा। ज्योतिष के साथ ये था कि जब किसी का टाइम या ये सब चीज़ें नहीं है तो फिर क्या, तो फिर टैरो कार्ड, इसलिए टैरो कार्ड सीखा। म्यूजिक में भी पूरी शिद्दत आप रखती है, काफ़ी गुनगुनाती है, और कुल मिला के गानों की जो पंक्तियाँ हैं वो कहीं ना कहीं आपको एनर्जी से ओतप्रोत कर देती है। किस तरह की पंक्तियों को आप गुनगुनाती है? क्या वो जज्बा आता है वाकई म्यूजिक से, या फिर उसके लेखन के कार्य से? संगीत भी साइंस है बिल्कुल, और ईश्वर की उपासना का एक माध्यम भी है बिल्कुल संगीत, ये मैं मानती हूँ जी। तो संगीत में जब हम जाते हैं, चाहे इंस्ट्रूमेंटल सुने चाहे या वोकल में सुने, तो जब आप एक लाइट म्यूज़िक सुनते हैं, फिल्मी गाने आप देख लें, तो बहुत सारे फिल्मी गाने भी ऐसे हैं जो हमेशा लगता है कि इनको हम गुनगुनाते हैं तो अंदर से बहुत सा जो कुछ खालीपन है, या कोई दर्द है, या समाज की कोई सोच में आपको तकलीफ आ रही है, या मन से कहीं कुछ वो चीज़, आत्मविश्वास जब कम होने लग जाए, जब संगीत की टांग आप पकड़ लीजिए तो आप तेजी से दौड़ने लग जाएंगे। कुछ गाने मैं हमेशा गुनगुनाती हूँ। 1942 लव स्टोरी का एक बहुत अच्छा गीत है, ये सफ़र बहुत है कठिन मगर ना उदास हो मेरे हम सफ़र। इसमें ये बात है कि मंजिलें आपसे दूर नहीं हैं जी, है ना, बस रास्ते से आप पहुंचो, ये है अगले मोड़ पर मंजिलें, है ना। तो ये एक बात है कि मंजिलें अगले मोड़ पर हैं, बस थोड़ा सा आपको चलना है। तो ये जब बात करती है आशावादी गीत, हाँ आशावादी, जैसे किशोरदा का एक बहुत ही खूबसूरत गीत है जो हर किसी के ज़ुबान पर भी रहता है कि आंचल के तुझे मैं लेके चलूँ इस एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार तले। सुखद अनुभव देता है जी। वो सब बच्चियों के लिए, वो सब महिलाओं के लिए जो छटपटा रही हैं कुछ काम करने के लिए, माँ सावित्रीबाई फुले के तरह कार्य करने के लिए, अपनी अंदर की जो उनकी इच्छाएं हैं, जो उनकी कार्य करने की जो एक दिल में बात है कि मैं भी ये बनूं जी, मैं भी वो उड़ान बनूं जी, तो पंख ना कतरे जाएं बेटियों के, पंख ना कतरे जाएं महिलाओं के, उन्हें भी उड़ान भरने का मौका दें। बिल्कुल सही कहा। और आपने क्लोजिंग के तहत एक अंतिम सवाल तो मुझे लेना ही था कि एक संदेश, एक सीख, लेकिन आपने उससे पहले ही क्लोजिंग का भी कार्य को बिल्कुल समाप्त की तरफ ले आए। एक शख्सियत के बतौर आपने हमसे चर्चा की, द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट जो कि हमने पहली बार शूट किया आपके साथ में, शख्सियत का हिस्सा बनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप दीर्घायु बने रहे, अपने समाज के साथ साथ राष्ट्र के भीतर जितने भी समाज कार्य कर रहे, समाज का अस्तित्व है, खासतौर से महिलाओं का आबादी का आप नेतृत्व करते दिखाई देती है। आपको हमारी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।